हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये हमारा टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. Second, the national anthem was first sung on 27th December 1911 at the Calcutta session of Indian National Congress. तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ 1 एंड 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो नेशनल फ्लैग का जो डिज़ाइन है वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो नेशनल एंथम है वो पहली बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता सेशन जो आईएनसी का हुआ था उसमें गाया गया था। और 1911 में ये आईएनसी के कोलकाता सेशन में गाया गया और जनवरी 1912 में जो नेशनल एंथम है वो पब्लिश हुआ था। एक बंगाली जर्नल था तत्वबोधिनी, और ये जो टाइटल जो जिससे ये पब्लिश हुआ था वो हुआ था भारत विधाता से ये पब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ आपको जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसके रिलेटेड जो उसने परमानेंट सेटलमेंट चलाया था उसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर डी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये स्टेटमेंट है, इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द टेनेंट्स ड्यू टू विच लैंडलॉर्ड कुड नेवर आउट्स देम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि इस स्टेटमेंट का कहना है कि इसने जो टेनेंट्स हैं जो उनको राइट्स दी थी, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बेसिकली जो परमानेंट सेटलमेंट है उसने जो जमींदार है उसको ओनर ऑफ द लैंड रिकॉग्नाइज किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लॉन्च किया था और इसका मेन काम था टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू, मतलब जो लैंड रेवेन्यू है उसको फिक्स करने के लिए। और इनिशियली ये जो सेटलमेंट है वो जो स्टार्ट हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और बाद में इसको लेटर फॉलोड इन नॉर्दर्न मद्रास प्रेसिडेंसी तक ये फॉलोड हुआ था। तो इनिशियली ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में हुआ था। तो इसके अंदर क्या आता है कि ज़मींदार है उसको जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज द ओनर ऑफ द लैंड। और इसमें जो ब्रिटिशर्स है उसने क्या किया था कि जो भी रेवेन्यू मिलेगा उसका जो 10/11 पोर्शन है वो ब्रिटिशर्स को जाएगा और 1/10 जो पोर्शन है वो जमींदार को जाएगा। तो ये परमानेंट सेटलमेंट था, 10/11 टू द ब्रिटिशर्स एंड 1/11 फॉर द जमींदार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन लोकेटेड। तो आईएसओ जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर बी, जेनेवा। तो आईएसओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 4, in what capacity was P.C. Mahalanobis involved with the formulation of the economic policy of independent India। तो जो स्वतंत्र भारत की जो आर्थिक नीति के निर्माण में जो पीसी महालनोबिस है उसका क्या योगदान था। तो इसका आंसर है आंसर ए, एज एन अप्लाइड स्टैटिस्टिशियन। तो बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिशियन थे और जो पीसी महालनोबिस है वो हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उससे भी रिलेटेड है। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल for the election as the Vice President of India, he must be qualified
फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मतलब कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है उसको एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट है नो पर्सन हैज़ एवर बीन री इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टर्म। तो इसका आंसर है आंसर ए, ओनली वन। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपको एज अ राज्यसभा का जो मेंबर है वो होना पड़ेगा। एंड दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें ये लिखा है कि नो पर्सन एवर री इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टर्म। तो ये गलत है क्योंकि जो हामिद अंसारी हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार इलेक्ट हुए हैं, एक तो 2007 में और फिर उसके बाद 2012 में। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो 35 ईयर्स होना चाहिए, एंड वो राज्यसभा का मेंबर के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और वो कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसको होल्ड नहीं करना होना चाहिए। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम एनुअल बजट कहते हैं, इज कॉज टू बी लेड बाय द यूनियन finance minister before the houses of the parliament. 2, the general discussion of the annual financial statement take place only in the Lok Sabha. तो इसका आंसर है आंसर डी, नाइदर वन नॉर टू। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम एनुअल बजट भी कहते हैं, वो बेसिकली लोकसभा में प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट किया जाता है बाय द फिनेंस मिनिस्टर। और जो जनरल डिस्कशन है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो दोनों हाउसेज में टेक प्लेस करता है, ना कि सिर्फ लोकसभा में। तो जो डिस्कशन है वो दोनों हाउसेज में टेक प्लेस करता है, और जो बजट जो हमारा प्रेजेंट होता है बाय द फिनेंस मिनिस्टर वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो जो मैग्ना कार्टा है इंग्लैंड में, उसने किस चीज़ का डेवलपमेंट किया? तो इसका आंसर है आंसर ए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 8, द वेल नोन केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है वो किस इश्यू से रिलेटेड है। तो इसका आंसर है आंसर सी, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो केशवानंद भारती केस है वो 1973 में उसकी वर्डिक्ट आई थी। तो कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजी में लगा के कि ये केस का कब आया, कि जैसे गोलकनाथ केस दे दिया, मिनर्वा मिल्क केस दे दिया और केशवानंद भारती केस दे दिया, तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आएगा। तो केशवानंद भारती केस 1973 में था। और बेसिकली जो इस केस की जो वर्डिक्ट थी वो ये थी कि इसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो वेदर द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन अनलिमिटेड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो अनलिमिटेड है या नहीं है। तो इसमें जो इसकी वर्डिक्ट आई उसमें ये बताया गया कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उनको छोड़ के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और वो जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसको नाम दिया गया एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड करके पार्लियामेंट बाकी सारी चीज़ें अमेंड कर सकता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटेक्ट रहेगा। तो ये केशवानंद भारती केस था विच इज़ रिलेटेड टू द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट may reserve a bill for the consideration of the president of India. 2, the governor of a state is competent to withdraw an ordinance issued in the state at any time. So which of the following statement are correct?
तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ 1 एंड 2। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के लिए जो अपना बिल है उसकी कंसिडरेशन के लिए वो अपना बिल रिजर्व कर सकता है, और ये जो क्लॉज है वो आर्टिकल 201 में मेंशन है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो गवर्नर है वो कभी भी जो ऑर्डिनेंस है वो अपनी विड्रॉ कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये जो गवर्नर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर, कि जो अपना ऑर्डिनेंस है वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है स्टेट के अंदर। तो ये जो चीज़ मेंशन है वो आर्टिकल 213 में मेंशन है जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ आपको एक आर्टिकल्स को जो याद करने की वो एक ट्रिक शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नर पास करता है उसका आर्टिकल 213 मतलब 213 होता है। तो आप इन आर्टिकल्स को ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे आपके कोई भी आर्टिकल्स हैं, सेंटर के आर्टिकल जो यूनियन के आर्टिकल्स हैं वो 111 तक हैं। तो 111 तक जो भी आर्टिकल होंगे उसमें आप 89 ऐड करेंगे और उससे आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए कि जो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है उसका आर्टिकल नंबर क्या होता है। तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है उसका आर्टिकल नंबर होता है 123। तो 123 उसका आर्टिकल हो गया, और ये 123 जो है 111 से बड़ा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब 111 से छोटा होता है तो आपको 89 ऐड करना होता है, 111 से जो बड़ा होता है उसमें आपको 90 ऐड करना होता है। तो 123 में जब आप 90 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 213। तो ये जो 213 हो गया ये गवर्नर के ऑर्डिनेंस इशू करने से रिलेटेड हो गया। तो 123 इज़ फॉर प्रेसिडेंट प्लस 90 213, मतलब 1111 से पहले 89 और फिर उसके बाद 90। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी, बोथ 1 एंड 2। Question number 10, a liquid crystal require which one of the following? तो इसका आंसर है आंसर सी, a phase between solid and liquid। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली इज अ स्टेट ऑफ मैटर बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का एक स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड क्रिस्टल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सी। Question number 11, which smelling substance is added to LPG gas cylinder to help in the detection of gas leakage? तो LPG सिलेंडर में हम कौन सा ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिससे अगर गैस लीकेज हो तो हम ईजिली उसको डिटेक्ट कर सकें। तो इसका आंसर है आंसर बी, इथाइल मरकैप्टेन। तो LPG गैस के अंदर इथाइल मरकैप्टेन डलता है। तो LPG गैस ना एक बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन से बना होता है, और ये एक ऑर्डरलेस गैस होता है इन इट्स नेचर। तो ये ऑर्डरलेस होता है, इसकी कोई भी खुशबू नहीं होती। तो अगर ये लीकेज होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसकी वजह से इसमें इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं जिससे हमें जो लीकेज है उसका डिटेक्शन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी, इथाइल मरकैप्टेन। क्वेश्चन नंबर 12, टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन and reason, select the answer using code given below। तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, एक असर्शन और रीज़न, और यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो असर्शन है सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1939। रीज़न, Subhash Chandra Bose left the Congress to form the Indian Independence League in South East Asia। तो यहाँ ये आपको बताया दो स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ये कोड सही है। तो इसका आंसर है आंसर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो जो असर्शन है वो सही है क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने 1939 में जो है आईएनसी से रिज़ाइन कर दिया था। बेसिकली जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आईएनसी के 2 बार प्रेसिडेंट बने, एक 1938 जो हरिपुरा सेशन हुआ था,
फिर 1939 में जो त्रिपुरा सेशन हुआ था उसमें भी वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन उसके बाद जो त्रिपुरा सेशन में उन्होंने आईएनसी से रिज़ाइन कर दिया था। रीज़न ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो रिज़ाइन करने के बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग साउथ ईस्ट एशिया में बनाई थी, तो ये रीज़न बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस आईएनसी से रिज़ाइन कर दिया था उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी 1939 में। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई 1939 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, श्रीहरिकोटा इज एन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। 2, श्रीहरिकोटा हाउसेज द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर है आंसर बी, ओनली 2। तो सिर्फ जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो श्रीहरिकोटा है वो एक आइलैंड है आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, ना कि केरला के कोस्ट पे। और श्रीहरिकोटा में ही हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ आपको कुछ पेयर्स गिवन है। पहला उत्तरकाशी रिवर भागीरथी, फिर टहरी भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम, और थर्ड रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों जो पेयर हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, और ये जो उत्तरकाशी है वो बैंक ऑफ रिवर भागीरथी पे सिचुएटेड है। तो ये तीनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ए, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम कंप्राइजेज इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ओनली। 2, ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेज यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसका आंसर है आंसर डी, नन। तो बेसिकली ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो इंटरचेंज है, क्योंकि जो ग्रेट ब्रिटेन है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को कंप्राइज करता है, और जो यूनाइटेड किंगडम है वो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को कंप्राइज करता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में हो गया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, और यूके के अंदर क्या आता है, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया डी, नन। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी एमिरेट्स। तो जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो कितने एमिरेट्स का फेडरेशन है। तो इसका आंसर है आंसर बी, 7। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो 7 एमिरेट्स का फेडरेशन है, और इसमें जो 7 एमिरेट्स हैं वो ये हैं अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजरई, रस अल खैमा और शारजा एंड अल कुवैन। और इसमें जो इस एमिरेट्स जो है इसकी कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया बी, 7। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज कॉमन सॉल्ट एडेड टू सोप ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन। तो साबुन के जो उत्पादक के दौरान उसमें नमक क्यों मिलाया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर ए, टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप। मतलब जो साबुन की घुलनशीलता को कम करने के लिए उसमें जो है वो नमक मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एलिमेंट विच आर ऑब्टेन्ड लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम सी वाटर आर रेस्पेक्टिवली। तो जो मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट है जो जो समुद्र का जो पानी है उससे
प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? तो इसका आंसर है सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में जो मेटल है वो पाया जाता है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल पाया जाता है। तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो उसमें सी वाटर में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोरीन पाया जाता है, फिर उसके बाद सोडियम पाया जाता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर सल्फ़र, फिर कैल्शियम। तो इस तरह से मतलब क्लोरीन हो गया, फिर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, सल्फ़र एंड कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंटेन द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसमें सबसे बड़ा प्रतिशत जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है? तो इसका आंसर है आंसर डी, वाटर गैस। तो जो वाटर गैस है वो एक पॉइजनस फ्लेमेबल गैसेस मिक्सचर है, और बेसिकली ये चीफली जो कंसिस्ट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से। तो एक फ्लेमेबल गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलके बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया डी, वाटर गैस। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड्स? तो इसमें से कौन सा एक एसिड है जो एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फूड्स यूज होता है? तो इसका आंसर है आंसर डी, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड यूज़ होता है, और बेसिकली जो फॉर्मिक एसिड है वो मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर और प्रिपरेशन ऑफ लेटेक्स जो रबर है उसमें भी ये काम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया डी। ये हम टेलीग्राम पे जो है डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप जो टेलीग्राम चैनल ACUPPSC ज्वाइन करके आप इस क्विज में पार्ट ले सकते हैं। और ये जो डेली क्विज है और ये जो मॉक टेस्ट है इसकी जो PDF है वो हमारे PCS प्री 2020 कोर्स के साथ मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।